वैक्सीनेशन के अभियान को गति देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। सोमवार से आरंभ हुई इस मुहिम के तहत हर सप्ताह 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। यूरिया की किल्लत को देखते हुए किसानों को एनपीके यूरिया का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। हालांकि कलेक्टर जिले में यूरिया एवं डीएपी की कमी से इनकार कर रहे हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों के द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कैंट विधायक के द्वारा गौर एकता मार्केट पर उन्हें सम्मानित किया गया। महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि नहीं मिलने से प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स परेशान हैं। मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि इसी माह के अंतिम सप्ताह में प्रदेश व्यापी आंदोलन कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया जाएगा। स्मार्ट सिटी द्वारा गांधी भवन लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके चलते पिछले 2-2.5 वर्षों से लाइब्रेरी बंद है। एक युवती द्वारा महिला थाने में कोतवाली निवासी युवक के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कराया गया। जब आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई तो उसके सूदखोर पिता की करतूतें उजागर हुई। पुराने विवाद को लेकर दोस्तों ने ही अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक 6वीं बटालियन में पदस्थ कंपनी कमांडर का बेटा था। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दुराचारी पुत्र और सूदखोर पिता गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की कार्यवाही। आरोपी के घर से बरामद हुए अवैध हथियार और चाकू मारकर युवक की हत्या। रांझी थाना क्षेत्र की घटना। 4 युवकों ने पुराने विवाद पर की अपने ही दोस्त की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को गति देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। सोमवार से प्रारंभ हुई इस मुहिम के तहत हर सप्ताह 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में त्रिपुरी वार्ड, रामनगरा सहित अन्य स्थानों पर भी लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया गया। कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज से वंचित रह गए लोगों के लिए जिला एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान आरंभ किया गया है। इस मुहिम के तहत हर सप्ताह 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन अभियान के तहत त्रिपुरी चौक, शाही नाका, रामनगरा सहित अन्य स्थानों में कोरोना का डोज लगाया गया है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि टीकाकरण ही एक अचूक उपाय है जिससे कि हम कोरोना जैसी भयंकर जानलेवा महामारी से बच सकते हैं। तो इसी हेतु आज जबलपुर के प्रशासन ने माननीय एसडीएम दिव्या अवस्थी जी और साथ में कृष्णा रावत जी, इन सब के प्रयासों से आज त्रिपुरी वार्ड और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कई जो बस्तियां हैं जो अछूती रह गई थी टीकाकरण से, वहां जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बाजना मठ चौराहा और उसके अलावा सोनी कॉलोनी, रीवा कॉलोनी, साई नाला और रमनगरा ऐसी बस्तियां हैं जहां पर पहुंचकर लोगों को टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है और ये संदेश दिया जा रहा है कि खुद भी टीकाकरण कराएं और दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। इस कार्य में सामाजिक और राजनीतिक दल के सदस्य भी सहभागी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जबलपुर में कोरोना वैक्सीनेशन की जानकारी ली। कलेक्टर करणवीर शर्मा ने बताया कि कोरोना का पहला डोज 100% लगाने के बाद अब दूसरे डोज का आंकड़ा भी 55% तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर करणवीर शर्मा ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन की जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा ली गई है। उन्हें अवगत कराया गया है कि जिले में पहला डोज 100% लगाया जा चुका है और दूसरे डोज के लिए बकाए रह गए लोगों में से भी 55% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जल्द ही ये कार्य भी 100% हो सकेगा। देखिए, महत्वपूर्ण 2-3 विषय थे, उससे संबंधित ये बैठक थी जिसमें कि एक वैक्सीनेशन है। हम तो बहुत अच्छी स्थिति में अभी ये जिला है। फर्स्ट डोज लगभग पूरे हो गए हैं और सेकंड डोज भी 55% से अधिक हो चुका है। लगभग अभी आगे जो है हमारा टारगेट ये रहेगा कि 15 दिसंबर तक प्रत्येक व्यक्ति को सेकंड डोज लग जाए। और मेरा आपके माध्यम से सभी जिले वासियों को ये आग्रह रहेगा कि अब वो समय आ गया है कि हम सेकंड डोज तत्काल लगवाएं, इससे देरी ना करें, नहीं तो प्रथम डोज का भी फायदा नहीं मिलेगा। वीसी के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
यूरिया की किल्लत को देखते हुए किसानों को एनपीके यूरिया का इस्तेमाल करने की भी जानकारी दी जा रही है। हालांकि कलेक्टर जिले में यूरिया एवं डीपी की कमी से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिले में पर्याप्त यूरिया उपलब्ध है। किसानों के लिए यूरिया की किल्लत को लेकर चर्चाओं के बीच कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि जिले में पर्याप्त यूरिया उपलब्ध है और एक रैक यूरिया की खेप भी आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को एनपीके यूरिया और खाद का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि एनपी से भी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। पर्याप्त मात्रा में यूरिया है, अभी 8,900 मीट्रिक टन अभी क्विंटल के आसपास यूरिया पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से डीएपी भी हमारे पास में 2,000 से ज़्यादा 2,500 क्विंटल के आसपास पड़ा हुआ है और एक रेक आज आ रही है अभी 1,500 टन की अभी एक रेक अभी आज और प्राप्त होने वाली है। मेरा एक किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि डीएपी से ज़्यादा बेहतर एनपीके है, क्योंकि उसमें और वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि एनपीके है और एनपीके कंपैरेटिवली सस्ती भी है। एनपीके भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, समितियों में भी उपलब्ध है और मार्केट में उपलब्ध है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ये एनपीके जो है ये प्रोडक्शन भी बढ़ाती है और क्वालिटी भी इम्प्रूव करती है, तो इसलिए एनपीके पे भी फोकस करें। तो ये 2-3 विषय थे जिसके संबंध में आज चर्चा हुई। इसके अलावा डीएपी की भी पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी कलेक्टर द्वारा दी गई है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों के द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कैंट विधायक के द्वारा गौर एकता मार्केट क्षेत्र में सफाई एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। रानी अवंतीबाई और रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कैंट विधायक अशोक रूहानी के द्वारा सम्मानित किया गया। नरेश आते जाएं, जिनके नाम ले रहा हूं। कैंट विधायक अशोक रूहानी ने कोरोना योद्धाओं के द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संकट के समय अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना योद्धाओं के द्वारा सेवा कार्य किए गए हैं, जिसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया है। लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई वार्ड कैंट विधानसभा के अंतर्गत रिक्रूट जी के सौजन्य से उन सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया, जिन्हें कोरोना काल और डेंगू के कठिन परिस्थितियों में दोनों वार्डों को स्वच्छ रखा और जान की परवाह किए बिना लगातार क्षेत्र में रहकर, फील्ड में रहकर स्वच्छ दोनों वार्डों को रखा है। मैं उनको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका हृदय की गहराई से सम्मान करता हूं। महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि नहीं मिलने से प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स परेशान हैं। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि इसी माह के अंतिम सप्ताह में प्रदेशव्यापी आंदोलन कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया जाएगा। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन की एक बैठक विक्टोरिया हॉस्पिटल के सभा कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सरकार पेंशनर्स को लेकर संवेदनशील नहीं है, जिसकी वजह से पेंशनरों में आक्रोश व्याप्त है। ठीक है, 20-21 साल से हमारे राज्य के पेंशनर्स परेशान हैं। हमने बार बार इन लोगों से आग्रह किया कि इस बिंदु को आप समाप्त करिए। 21 साल हो गया राज्य का पुनर्गठन हुए, अब अपनी अपनी लायबिलिटी अपने अपने राज्य पे उस पर जो है निर्वहन करना चाहिए। हम इस बिंदु को लेके अतिशीघ्र नवंबर में ही हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय से मुलाकात करने का निर्णय ले चुके हैं और इन सब सारी बातों पर माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे। उनसे निवेदन करने जा रहे हैं कि अब इस झंझट से तत्काल हमारे राज्य के 5.5 लाख पेंशनर्स को आप मुक्त करें, ताकि ये परिस्थितियां समाप्त हो सकें। दूसरी जो हमारी जो डिमांड है कि जो डीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे मिल रहा है 31% डीए, वही मध्य प्रदेश पे भी दिया जाना चाहिए और संपूर्ण एरियाज के साथ हमें मिले। पेंशनर्स एसोसिएशन का कहना है कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह में प्रदेश व्यापी आंदोलन कर सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी। फिर भी राहत नहीं मिली तो चुनाव में सरकार की खिलाफत की जाएगी। स्मार्ट सिटी द्वारा गांधी भवन लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके चलते पिछले 2-2.5 वर्षों से लाइब्रेरी बंद है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी परेशान हैं। बेहद धीमी गति और लापरवाही पूर्ण तरीके से कराया जा रहा सुधार कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है।
स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 6 करोड़ रुपए खर्च करके गांधी भवन लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, लेकिन कार्य की गति इतनी धीमी है कि पिछले 2.5 वर्षों से लाइब्रेरी में ताला लटका हुआ है। 40,000 पुस्तकों में से भी मात्र 20,000 पुस्तकें ही डिजिटल हो पाई हैं। आलम यह है कि लाइट की ठीक फिटिंग तक अभी तक नहीं हो पाई है। सबसे ज्यादा परेशानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को हो रही है। सर हम लोग को पढ़ने लिखने में परेशानी हो रही है सर। जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है। लाइब्रेरी 2 साल से बंद है, ये हम लोग की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जो बच्चे आते हैं वो बेचारे बाजू से लौट के भाग जाते हैं, लाइब्रेरी बंद रहती है सर। हम लोग भी देख के भागना पड़ता है हमको सर। हम लोग को बहुत परेशानी जा रही है। अब मान लीजिए हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है ख़रीदने के लिए, तो अब हम लोग सोचे यहाँ आके पढ़ ले, तो हम लोग भी पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्या करेंगे बताइए ना। यहाँ के बच्चे जितने हैं कितनी दूर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं, लेकिन शासन स्तर के जो आदेश है यहाँ पे उसका उल्लंघन हो रहा है। इस लाइब्रेरी की जो फर्नीचर इसको वहाँ पहुँचा दिया गया माखन लाल में जाकर के आप देखिए क्या लाइब्रेरी की वास्तविक स्थिति वहाँ पर है। लगातार वहाँ पर हल्ला होता रहता है, नीचे बिल्डिंग का काम हो रहा है, प्रदूषण है चारों तरफ, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। यहाँ बच्चे जो हैं यहाँ वहाँ पढ़ रहे हैं, इन लोगों ने 2 लगातार बंद करके लोगों को यहाँ से वहाँ भेज दिया गया। हमारी यही मांग है कि सरकार से कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी खुले। 2 साल से तो बंद है, और अभी जब लॉकडाउन जब से हटा है तब से हम लोग यहाँ बाहर बैठ रहे, ना हमें बुकें मिल रही हैं, और यहाँ सिर्फ ऑफिस खुल रहा है, और हमें माखनलाल चतुर्वेदी भेजा गया है, तो वहाँ ना पार्किंग की व्यवस्था है और चारों ओर शोर शराबा है, तो वहाँ माहौल बन नहीं पाता पढ़ाई वाला, तो बहुत परेशान है। यहीं पे रखी हुई हैं, यहीं पे सारी बुकें यहीं रखी हुई हैं। मध्यम और गरीब वर्ग के हजारों युवा इसी लाइब्रेरी में अध्ययन करके ऑफिसर बन चुके हैं। लाइब्रेरी 100 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन अब इसके जीर्णोद्धार में किया जा रहा विलंब युवाओं को बेचैन कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक युवती द्वारा महिला थाने में कोतवाली निवासी युवक के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कराया गया है। जब आरोपियों को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो उसके सूदखोर पिता की करतूतें उजागर हुई। एक युवती द्वारा महिला थाने में कोतवाली निवासी युवक के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कराया गया है। जब आरोपियों को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो उसके सूदखोर पिता की करतूतें उजागर हुई। लिहाजा पुलिस ने सोमवार की सुबह कोतवाली निवासी महादेव पहलवान के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से अहम दस्तावेजों और नकदी के साथ ही अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, जिसके बारे में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र में राजा रसगुल्ला के सामने रहने वाले महादेव पहलवान के घर पर कोतवाली पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी रोहित कासवानी ने बताया कि एक युवती के द्वारा महिला थाने में शिकायत की गई थी कि महादेव अवस्थी के बेटे यश के द्वारा उसके साथ पिछले 2 वर्षों से दुराचार किया जा रहा है। यश उसे ब्लैकमेल करके धमकाकर उसका दैहिक शोषण कर रहा था, जिससे वो परेशान हो चुकी थी। लिहाजा उसने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने यश को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो इस बात का खुलासा हुआ कि उसका पिता महादेव अवस्थी अधिक ब्याज दर पर पैसा चलाता है। लिहाजा उनके घर में छापामारी की गई तो घर से नगद रुपयों सहित दस्तावेज और अवैध हथियार बरामद हुए, जिनके बारे में पूछताछ की जा रही है। कल महिला थाना में एक फरियादिया आई जिसके साथ 300 उसके साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी यश अवस्थी को गिरफ्तार किया गया था, उससे इंटरोगेट किया गया और साथ में अन्य हमारे मुखबिरों से पता चला कि इसका वक्त जो महादेव पहलवान है वह बहुत ज़्यादा ब्याज दर पे ब्याज देता है, लोगों को ऐसे लूटता है, अवैध वसूली करता है और साथ में ज़मीनों की भी इस तरह की उसकी हेराफेरी की सूचना है। तो उस हिसाब उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने रेड की तो वहाँ से कुछ काफ़ी सारे कागजात मिले हैं, रजिस्ट्रीज मिली है, कुछ हथियार मिले हैं और पुलिस की कार्रवाई जारी है। उसके बारे में आगे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। महादेव पहलवान पर अवैध वसूली, जमीनों की हेराफेरी के भी आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। पुराने विवाद को लेकर दोस्तों ने ही अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक 6वीं बटालियन में पदस्थ कंपनी कमांडर का बेटा था और रविवार की देर रात रांची स्थित एसएएफ में पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था। उसी दौरान चारों युवकों ने उससे विवाद करते हुए चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। रांची स्थित
एएसएफ के पेट्रोल पंप के समीप रोहित थापा की उसके दोस्तों ने ही चाकू मारकर हत्या कर दी। रविवार की देर रात हुए इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक रोहित 6वीं बटालियन में पदस्थ कंपनी कमांडर नारायण बहादुर थापा का पुत्र था और आरोपी मनीष सोनी के पिता 6वीं बटालियन में एसआई हैं। इसके अलावा अभिषेक बहादुर के पिता भी बटालियन में प्रधान आरक्षक हैं। वहीं संजय थापा के पिता रिटायर्ड सैनिक हैं, जबकि चौथे आरोपी सोनू के पिता भी 6वीं बटालियन में पदस्थ हैं। मृतक रोहित थापा, पिता नारायण बहादुर, उम्र 30 साल, ये यहीं एसएफई कॉलोनी में रहता है। और जो आरोपी हैं संजय थापा, पिता सूरज, इसकी उम्र 18 साल है, ये मस्ताना चौक रांची में रहता है। और ये जो संजय थापा है इसके पिता आर्मी से रिटायर्ड हैं। ऐसे ही एक मुलजिम है इसमें अभिषेक बहादुर, ये इसके पिताजी भी प्रधान रक्षक पद पर 6वीं बटालियन में कार्यरत हैं। एक मनीष सोनी है, इसकी उम्र 27 साल है, ये भी एसएएफ बटालियन रांची में रहता है। और इसके पिता 6वीं बटालियन में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। और चौथा है सोनू पांडे, पिता राधेश्याम पांडे, उम्र 32 साल, निवासी नई बस्ती झंडा चौक, ये भी एसएएफ में रहता है। तो ये सब जो है इस प्रकार आसपास के रहने वाले हैं, सब पास के, पहले से जानते थे। इनका उठना बैठना है, इनका आपस का विवाद हुआ और संभवतः उसको धौंस देने के इरादे से चाकू मारा गया और एक्सेसिव ब्लीडिंग से उसकी मौत हुई है, जो अभी तक की हमारी जांच में सामने आए तथ्य। बाकी बाद में जो भी और तथ्य आएंगे उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पुलिस के अनुसार रोहित थापा के विरुद्ध थाने में 2 अपराध पंजीबद्ध थे और उनमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। हत्या की वजह रोहित और मनीष, अभिषेक, सोनू और संजय के बीच विवाद होना बताया जा रहा है। वहीं इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज। नमस्कार।